नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर 9 जुलाई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो रहा है। और मैंने लगातार एक ही बात कही है कि बेरोजगार नर्सेज जो हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें चयन होना चाहिए। जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो दोबारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना आए। ये हमारे संज्ञान में है कि उन लोगों ने फॉर्म भरा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी उत्तराखंड के जितने भी हमारे सरकारी सेवाओं में नर्सिंग अधिकारी हैं, चाहे वो मैटर्न पद पर हैं या फिर इंचार्ज पद पर हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि किसी भी तरह से किसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको अवकाश ना दिया जाए। अवकाश लेने का मतलब इस बीच में अगर कोई अवकाश ले रहा है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है। मैं उच्च अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि अगर वो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हैं तो स्वास्थ्य विभाग के पद को वो छोड़ते हैं, और अगर वहाँ वो पद को छोड़ते हैं तो वो पद खत्म हो जाएगा, वहाँ पर किसी और का सिलेक्शन नहीं होगा। जब आपका सिलेक्शन यहाँ हो चुका है तो आप क्यों किसी और के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, क्यों किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको नौकरी मिल चुकी है, आप आराम से अपनी नौकरी कीजिए, किसी और की नौकरी के ऊपर आप अपनी नज़रें मत गाड़िए। जब तक हम आपसे इज्जत से बात कर रहे हैं तो आपको भी समझना चाहिए कि हमारे जूनियर हैं, बहुत शालीनता से हमसे कह रहे हैं तो हमें चीज़ें समझनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर आप चीज़ें नहीं समझते हैं, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, आपका भविष्य आपकी खुद की गारंटी है, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, आपको फिर हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हमें कोर्ट केस करना पड़े, हमें आपके अस्पताल में आकर बवाल करना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे, लेकिन आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये उत्तराखंड के 10,000 बेरोजगार नर्सेज की आवाज़ है, इस चीज़ को याद रखना। ये मेरी चेतावनी है आप लोगों को, मैं अभी से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, हम आपके पीछे फिर हाथ धोकर पड़ जाएंगे। जो भी बेरोजगारों के सामने आएगा, बेरोजगार नर्सेज के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। पहले ही सीनियर्स हमारे साथ बहुत कुछ गलत कर चुके हैं, अब और नहीं, अब हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। और याद रखना, इस बार हम बख्शेंगे नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से अभी भी कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों का चयन हो चुका है, जो अपनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग में दे रहे हैं, वो वहीं पर अपनी सेवाएं दें। मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर इंटरफेयर ना करें, यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना आए। साथियों, एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा हूँ, जैसा कि मैं लगातार कहता आया हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। सिलेक्शन होगा कैसे? तो साथियों, इसके लिए हमको क्या करना है, वेटिंग लिस्ट जल्द से जल्द निकलवानी होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे से लगातार पूछ रहे हैं वेटिंग लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, यही सवाल बार बार आ रहा है। तो वेटिंग लिस्ट ऐसे नहीं आती है, वेटिंग लिस्ट खुद नहीं निकलती है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। वेटिंग लिस्ट के लिए हमको घरों से निकलना होगा, हमें डीजी हेल्थ बराबर चक्कर लगाने होंगे, हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा प्रशासन के ऊपर, तब जाकर वेटिंग लिस्ट निकलेगी। अगर आप सोच रहे हैं घर के अंदर मैसेज करने से वेटिंग लिस्ट आ जाएगी तो आप भूल जाइए, वेटिंग लिस्ट कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बाहरी राज्यों के इतने सारे उम्मीदवारों ने यहाँ हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए आवेदन कर दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी उनको बुला लिया गया है। इनका विरोध आखिर हम कब करेंगे? कब इन लोगों का विरोध करेंगे? आज आप लोगों को ये बहुत आसान लग रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा गिने चुने 2-4 लोग हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमें आरटीआई के माध्यम से सारी जानकारी मांगनी चाहिए, जिन लोगों ने आवेदन किया है, कितने लोगों ने आवेदन किया है, कैटेगरी वाइज, डिग्री, डिप्लोमा, मेल फीमेल, हर किसी का अलग डाटा हमें मांगना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग बाहरी राज्य के हैं। बाहरी राज्य का जो कैंडिडेट है उसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा? जब हम लिस्ट मांगेंगे, लिस्ट में हम कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पासिंग ईयर, कोर्स का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, ये जानकारी मांगेंगे, तब हमें पता चलेगा। ये बहुत ज़रूरी है साथियों, आरटीआई लगाना।
हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने भविष्य को खत्म कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। वेटिंग लिस्ट के लिए हमको अपने घरों से निकलना होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज़ इस तरह से कोई भी बार बार एक ही सवाल ना पूछे कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी। वेटिंग लिस्ट तब आएगी जब आप अपने घर से बाहर आएंगे, जब आप डीजी हेल्थ की चक्कर लगाएंगे, जब हम स्वास्थ्य मंत्री की चक्कर लगाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी से हमें लगातार मिलना होगा, उनसे ये रिक्वेस्ट करनी होगी, निवेदन करना होगा कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट को निकलवाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का चयन हो चुका है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए छुट्टी ना दी जाए, उनको एनओसी ना दी जाए। अगर उसके बाद भी वो यहाँ आते हैं तो उनकी खुद की जिम्मेदारी होगी, उनके साथ जितना भी गलत होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद होंगे। मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी सीनियर्स हैं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो सोच समझ कर आप कदम उठाइए। ऐसा ना हो आपका एक गलत कदम आपके पूरे भविष्य को ख़त्म कर दे, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। आप सरकारी सेवा में हैं। साथियों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, लगातार लोग जो हैं एक अलग गुट बनाकर एक अलग तरह की मुहिम चला दे रहे हैं। इस तरह से काम नहीं होते हैं। इस तरह से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत संयम से हमें चीज़ों को समझना होगा। मैंने सभी से कहा था आरटीआई लगानी चाहिए हमको। अगर ऐसा हमें लग रहा है कि दोबारा से वही लिस्ट रिपीट हो गई है तो हमें आवेदकों की लिस्ट मांगनी चाहिए, कितने लोगों ने आवेदन किया, उनका पूरा डाटा हमें मांगना चाहिए। उससे हमें क्लियर हो पाएगा कि कितने लोगों ने दोबारा आवेदन किया है। हर्ष भाई के पास शायद ऐसा कोई डाटा है, जल्द वो डाटा हमारे साथ शेयर करेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, किसी भी चीज़ को कम से कम आप समझें। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कल हमारा केस जो है, पहले हमारा केस जो है मनोज तिवारी जी के कोर्ट में लगा था, उसके बाद हमने चीफ जस्टिस के यहाँ लगाने के लिए एफिडेविट सबमिट किया था और वहाँ लग गया था। कल हमारा केस जो है दोनों जगह लगा हुआ था। मनोज तिवारी जी की कोर्ट में भी लगा हुआ था 11वें नंबर पर, और चीफ जस्टिस के यहाँ 5वें नंबर पर लगा हुआ था। जबकि हमने चीफ जस्टिस की यहाँ, हम फिर जाहिर सी बात है मनोज तिवारी जी की कोर्ट में हम नहीं गए, क्योंकि वहाँ हमें केस को नहीं कुछ करना है। हमने चीफ जस्टिस के ही केस को जो है लड़ना है। और कल जो हमें डेट मिली है वो मनोज तिवारी जी की कोर्ट से मिली है, जो 22 या 23 सितंबर की मिली है। क्योंकि हमने उस केस में, उस कोर्ट में केस लड़ना ही नहीं है, हमने चीफ जस्टिस के यहाँ लगा दिया है केस। और वहाँ हमारा केस कल हियरिंग थी, हालांकि नंबर आ नहीं पाया, उससे पहले ही 3रे नंबर पर मैम उठकर चली गई। लेकिन अब हमें जो भी डेट मिलेगी वहीं से मिलेगी। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। अभी हमने देखना है, मंडे को हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जहाँ मनोज तिवारी जी की कोर्ट में भी हमारा केस क्यों लगा। ये मंडे को हमें पता चलेगा, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, उसके बाद हमें पता चलेगा। तो साथियों, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखना होता है। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब हम कोर्ट जाते हैं तो प्लीज़ अननेसेसरी कॉल ना करें। हम कोर्ट के अंदर होते हैं, फ़ोन हमारे सबमिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, अलाउड नहीं होता है फ़ोन ले जाना। गलती से अगर फ़ोन ले जा लेते हैं तो साइलेंट करके ले जाते हैं। तो इस तरह से बार बार फ़ोन करके प्लीज़ परेशान ना करें। जिस दिन भी कोर्ट का हमारा केस होता है उस दिन प्लीज़ फ़ोन ना करें, आपसे निवेदन है। हम ये अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, उत्तराखंड के सभी बेरोजगारों की लड़ाई है। अगर आप इस तरह से बार बार फ़ोन करके परेशान करेंगे, अब कल का मैं आपको बताता हूँ, कल बहुत ज़्यादा बारिश थी। यहाँ से हम बारिश में ही गए, वहाँ कोर्ट में पहुँचने तक पूरे भीग चुके थे, जूतों में पानी भर चुका था, पूरी तरह से हम पानी में तरबतर हो चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बेरोज़गार नर्सेस का सवाल है तो हमें जाना पड़ा, और जाएंगे हम। ऐसे जब भी ऐसे मौके आएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है, अगर हम वहाँ गए हैं तो सभी के लिए गए हैं, सभी के हितों के लिए गए हैं, और कुछ भी होगा तो आप लोगों तक शेयर किया जाएगा।
अननेसेसरी फ़ोन करके क्या होता है, हमें भी डिस्टर्ब होता है, हम भी अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। अगर कभी हमें फिर बाहर आकर अगर फ़ोन में कुछ चेक भी करना होता है तो आप लगातार फ़ोन कर रहे होते हो, हम वो भी चेक नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आप कोर्ट वाले दिन तो कम से कम इस तरह से बार बार फ़ोन ना करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से जब भी हम आएंगे तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम और लोगों की तरह तो नहीं है ना कि हम चुपचाप अपनी जेब में रख लें इन्फॉर्मेशन को और बोले नहीं पहले आप पैसा दो तब हम आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन देंगे। ऐसा हम नहीं करते हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी हम आपको देंगे, आज तक दी है, आगे भी देंगे। बस आप लोग थोड़ा सा भरोसा रखें और हमें जितना हो सके सपोर्ट करें।